हेलो दोस्तों, तैयारी भवन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। और दोस्तों, जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें जिसमें साइंस से सवाल रहता है, उसमें साइंस में से 50 से 60% सिर्फ बायोलॉजी से होता है। तो दोस्तों, बायोलॉजी को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो साइंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइए दोस्तों, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, समझते हैं बायोलॉजी असल में है क्या चीज़। बायोलॉजी शब्द जो है, वर्ड जो है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। जीवों का अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। और जब बायोलॉजी आया तो बायोलॉजी के बारे में सारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि कैसे बायोलॉजी को पढ़ा जाए, कैसे इसको समझा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जीव विज्ञान को पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए वर्गीकृत किया जाना जरूरी था। इसी को देखते हुए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम कार्ल लिनियस था। उसने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था सिस्टम नेचुरा। 1758 ईस्वी में लिखा। और उस बुक में उन्होंने बताया कि बायोलॉजी में एक भाग एनिमल का और दूसरा भाग प्लांट्स का होना चाहिए। एक जंतु का होना चाहिए, दूसरा पादप का होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधों का होना चाहिए। बाद में वैज्ञानिकों ने इसी खोज के आधार पे, लिनियस के खोज के आधार पे, एनिमल को जूलॉजी और पादप प्लांट्स को बॉटनी नाम दिया। उसको हिंदी में पादप विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। तो कुछ फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। बायोलॉजी शब्द का, जो बायोलॉजी शब्द है, वर्ड है, उसका सबसे पहले प्रयोग लैमार्क नामक एक वैज्ञानिक था, कृषि विज्ञान, उन्होंने किया। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को बोला जाता है। अरस्तू को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बायोलॉजी के खोज में या बायोलॉजी का विकास में बहुत ज़्यादा रोल है इनका, अरस्तू का, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब फादर ऑफ जूलॉजी इन्हीं को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का खोज इन्हीं ने किया। लिनियस ने तो बोल दिया था एनिमल, एनिमल से एक भाग होना चाहिए, लेकिन उसी का नाम जूलॉजी होगा वो बताया किसने? अरस्तू ने। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को बोला जाता है, जो वर्गीकृत का पिता इन्हें कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकरण होता है। वर्गीकृत का पिता लिनियस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि एक एनिमल पार्ट होगा, दूसरा प्लांट होगा, पादप होगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वॉन लियोनहॉक को कहा जाता है। वॉन लियोनहॉक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सेल का खोज किया था, कोशिका का, और कोशिका, मृत कोशिका का खोज किया था, तो इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि बायोलॉजी में, ये तो फैक्ट्स था, कुछ बहुत फैक्ट्स आर जो एक ओवरव्यू दिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है और किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में देखते हैं। टॉपिक, बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। जैसे कि जो बायोलॉजी का दो भाग है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में हमको पढ़ना क्या है, बॉटनी में क्या पढ़ना है, उसको वो देखते हैं। तो जूलॉजी में सबसे पहले हमको पोषण पढ़ना है। पोषण के बाद पाचन तंत्र पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा में उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चौथा में श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। पांचवा में परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। छठा में अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, जो कि थायराइड ग्रंथि हो गया, किडनी हो गया, क्या हार्मोन निकलता है, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सातवां में कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। आठवां में संवेदी अंग, संवेदी अंग में जैसे कि यहाँ पे त्वचा, आँख, कान, नाक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां में प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद 11 में मानव रोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में मानव रोग पढ़ेंगे। और मानव रोग जो है, मानव रोग से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है कोई भी एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों बॉटनी में क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। बॉटनी में सेल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल बायोलॉजी, कोशिका, पादप कोशिका भी होता है, जंतु कोशिका भी होता है। तो कोशिका को एक ही जगह पढ़ने के लिए, चूँकि इधर लंबा हो जाता, बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाता है इधर का, इसलिए इसको बॉटनी में ही रखा गया है, सेल को। और बॉटनी जब पढ़ने लगेंगे उसी वक्त सेल को भी पढ़ेंगे। उत्तक, उत्तक मतलब टिशू। टिशू जो है, टिशू प्लांट टिशू भी होता है, एनिमल टिशू भी होता है। तो इसको भी हम बॉटनी जब पढ़ेंगे उसी वक्त पढ़ेंगे, दोनों कवर हो जाएगा। तीसरा में जीव विज्ञान का वर्गीकरण, इसमें
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें जीवों का वर्गीकरण, मानव मतलब जंतु का भी वर्गीकरण होगा और पादप का भी वर्गीकरण होगा, उसके बारे में एक ही साथ पढ़ेंगे। चौथा में पढ़ेंगे पादप एवं इसकी संरचना, पेड़ पौधे, पादप मतलब पेड़ पौधा और उसका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा में पौधों में होने वाला रोग के बारे में, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही है दोस्तों, इसलिए पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे। जिस क्रोनोलॉजी में हम आपको बताए हैं उसी क्रोनोलॉजी में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है पोषण। तो आइए दोस्तों पोषण शुरू करते हैं, पोषण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी अपना जो एक क्रोनोलॉजी बनाए हैं, टॉपिक का मतलब टॉपिक वाइज जो हम एक सिलेबस बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पोषण है, तो पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पोषण असल में होता क्या है, जो भी जीव है उसका विकास करने के लिए, उसका वृद्धि के लिए हमको पोषण की आवश्यकता पड़ता है। और दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व, जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। अब पोषण 2 प्रकार के होते हैं। संसार के जितने भी जीव हैं उसको पोषण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी वो हैं जो खुद खाना बनाते हैं, परपोषी वो हैं जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण, दूसरा होता है रसायन संश्लेषण। उसका उदाहरण है हरे पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रसायन संश्लेषण करते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए खाना बनाते हैं। परपोषी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जैसे इंसान दूसरों पर ही आश्रित होता है। परपोषी भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में है शाकाहारी जो साग सब्जी खाता है, जैसे बैल, गाय, बकरी। इंसान भी शाकाहारी हो सकता है। दूसरा मांसाहारी जो मांस खाते हैं, उसका उदाहरण है शेर, बाघ। इंसान भी खाते हैं। सर्वाहारी जो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, मतलब वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वाहारी। सबसे अच्छा उदाहरण आदमी है, इंसान सर्वाहारी होता है। मलभोजी वो है जो अपने मल त्यागने के बाद खुद उसको ही खा जाता है। जैसे खरगोश अपना मल को ही पहले त्यागता है फिर खा जाता है, क्योंकि एक बार में पचा नहीं पाता है। उसका पाचन तंत्र जो है छोटा होता है और जिसकी वजह से वो पचा नहीं पाता है, उसको त्यागने के बाद फिर वापस खाता है। पांचवा में नरभक्षी जो अपने ही जाति के जीव को खाते हैं, नरभक्षी कहलाते हैं। जैसे मछलियाँ, समुद्री मछलियाँ, बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो छोटी छोटी मछलियों को खा के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो भी इंसान खाना खाता है उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व जीव आहार, जो भी हम आहार लेते हैं उसे हम पोषक तत्व कह सकते हैं। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मुख्य तत्व, दूसरा होता है सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर को थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म तत्व ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है परंतु अल्प मात्रा में चाहिए, इसलिए हम सूक्ष्म तत्व लिखे हैं। मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन है, फिर वसा है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, फिर प्रोटीन देखेंगे, फिर वसा देखेंगे। उसके बाद आएंगे सूक्ष्म तत्वों में। सूक्ष्म तत्वों में देखेंगे विटामिन से, मिनरल्स, पानी। तो इसमें से क्वेश्चन दोस्तों जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20% इसी मुख्य तत्व, सूक्ष्म तत्व मतलब पोषक तत्व ही से ही क्वेश्चन आता है। तो अब आइए देखते हैं मुख्य तत्व में पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे रासायनिक अणु जो कार्बन से निर्मित तथा उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में होता है। इसका मतलब ये हुआ ऐसा रासायनिक अणु जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका अनुपात 1:2:1 का अनुपात में होता है। कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1 का अनुपात में ये होता है। इसे सामान्य बोलचाल में शर्करा या शुगर बोलते हैं। यह भोजन का 50 से 60% भाग होता है। जितना भी हम भोजन लेते हैं उसमें से 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो है दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा में है पॉलीसैकेराइड। तो पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल,
सैकराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब सिंगल शुगर के अणु से मिल के जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम मोनोसैकराइड कहते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्लूकोज, जो ग्रेप्स शुगर उसको बोलते हैं, मतलब अंगूर, ग्रेप्स मतलब अंगूर, उससे शुगर प्राप्त होता है, ग्लूकोज होता है। दूसरा होता है फ्रक्टोज, जिसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तीसरा होता है गलैक्टोज, जो शहद में पाया जाता है, उसे हम गलैक्टोज बोलते हैं। दूसरा में है दोस्तों डाइसैकराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण 2 शर्करा के अणु से होता है उसे हम डाइसैकराइड कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब 2 होता है, शुगर, 2 शुगर के अणु से मिलकर जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम डाइसैकराइड कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आता है सुक्रोज। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एक अणु ग्लूकोज का होता है, एक दूसरा अणु फ्रक्टोज का होता है। ये दोनों मिल करके सुक्रोज बनता है, जिसे हम कैन शुगर मतलब गन्ना शुगर भी बोलते हैं, गन्ना शर्करा भी बोलते हैं। माल्टोज, जो कि ग्लूकोज अणु प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिल के माल्टोज बनाते हैं, जिसे हम माल्ट शुगर बोलते हैं। गन्ना से शुगर प्राप्त करने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसे हम माल्ट बोलते हैं, और इसी माल्ट का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तीसरा होता है लैक्टोज, जो ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिल के बना होता है, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। नोट में देख लीजिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में 2 कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, बाकी सब स्वादहीन होते हैं। जैसे मोनोसैकराइड, दूसरा डाइसैकराइड, यही दोनों मीठे होते हैं, बाकी सब स्वाद में फीके होते हैं। तीसरा में है दोस्तों पॉलीसैकराइड। पोली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, और शुगर, सैकराइड मतलब जान ही रहे शुगर, 2 से ज़्यादा शुगर के अणु से मिल के जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। अब 2 से ज़्यादा मतलब 2 से 3 भी होता है, 5 भी, 10 करोड़ लाख अरबों खरबों अणु से मिल के जो बनते हैं उसे हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पौधों का शरीर सेल्यूलोज का बना होता है। अब पौधों को चौपाई पचा पाते हैं क्योंकि उसके शरीर में एक बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से ये पचा पाते हैं। अब मानव शरीर में हम मानव इसे पचा नहीं पाते क्योंकि मानव शरीर का आमाशय में HCl नामक एक पदार्थ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके वजह से उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य से पचा नहीं पाता। दूसरा होता है ग्लाइकोजन। यह जंतुओं के शरीर में संग्रहित भोजन होता है। जैसे जंतुओं का शरीर मतलब देख लीजिएगा, हम लोग के शरीर में चर्बी जमा हुआ होता है, तो वो संग्रहित भोजन है। जैसे हमको अगर 2-4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा शरीर उसको जला करके उस चर्बी को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तीसरा होता है स्टार्च। यह पौधों के शरीर में संग्रहित भोजन होता है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ इंसान को, जिसमें महिला को 2100 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा पुरुष को 2800 कैलोरी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है एक दिन में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर सवाल करें। इसी तरह से बायोलॉजी का अगला वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।